नमस्कार आप सभी को। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th का एक क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस बोर्ड पेपर का ही क्वेश्चन है पूछा गया है, तो वो शुरू कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको बताएं। तो इस पेपर को करने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको ये पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और कैसे आपको उन्हें अटेम्प्ट करना है। तो टॉपिक वाइज हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी हमारी अलग से चल रही हैं वीडियोस, तो आप अगर अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लें। सैम्पल पेपर हमने डिस्कस किया है, केस स्टडीज़ को हमने डिस्कस किया है अलग अलग वीडियोज़ में, और किस टॉपिक से जो 5 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनका अलग से भी डिस्कशन किया है, और एक पेपर भी हमने सॉल्व किया है। तो हम कुछ पेपर्स को सॉल्व करके देख रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं हमसे और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में मेन बात यह है कि आप एग्जैक्टली उस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट मत करिए, बट उस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं वो आपको सीखना है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे क्वेश्चन पेपर में टोटल 38 क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से हमारे पास 1 से लेकर के 18 तक MCQs हैं और 19 और 20 जो दो क्वेश्चन हैं ये आपके असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद 21 से लेकर के 25 तक जो आपका सेक्शन बी है उसमें आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क के हैं और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो कि नंबर में आते हैं टोटल 5 क्वेश्चंस। इसके बाद सेक्शन सी में आपका 26 से लेकर के 31 तक सेक्शन सी होता है। तो इस सेक्शन में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं 6 जो कि 3 मार्क्स ईच होते हैं। इस तरह से 18 मार्क्स का ये आपका होता है। ये आपका 2 मार्क्स ईच है, यहाँ 10 मार्क्स का होता है। ये पहला सेक्शन 20 क्वेश्चन है, तो 20 इंटू 1 20 मार्क्स का ये आपका है। इसके बाद आपका 32 से लेकर के 35 तक के जो क्वेश्चन है, यानी 4 क्वेश्चन टोटल हैं जो कि 5 मार्क्स ईच हैं और ये 20 मार्क्स कवर करते हैं। और फिर 36 से लेकर के 38 तक जो 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास 4 मार्क्स के ईच है, तो 4 3 12। इस तरह से ये हमारे पूरा पेपर का आपका पैटर्न है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम इस पेपर को पूरा डिस्कस करेंगे, बट एग्ज़ाम में आप कोशिश करिए कि आप पहले सेक्शन डी, यानी आप जो 4 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के ईच क्वेश्चन है जो 20 मार्क्स का है, उसको आप सबसे पहले कोशिश करें कंप्लीट कर लें। फिर सेक्शन सी करें जो 3 मार्क्स का है, जिसमें 18 मार्क्स आपके कवर होते हैं, और उसके बाद सेक्शन बी जिसमें कि 10 मार्क्स कवर होते हैं। और फिर आपकी चॉइस है, आप चाहें तो MCQs पहले कर लें और केस बेस्ड क्वेश्चन कर लें, तो केस बेस्ड कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, और MCQs को आप आखिर में अटेम्प्ट करें। बट हम यहाँ पर एक सीक्वेंस में डिस्कस करते हैं पूरा पेपर। तो ये पूरा पेपर हम एक वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप पार्ट्स में इसको देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन का इसमें पूरे पेपर का पैटर्न बताया। तो ये CBSE के जो अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग पेपर्स बनते हैं वहीं से हमने लिया है। तो आप किसी भी ईयर का पेपर पकड़ें तो आप सारे रीजन के अगर पेपर कर लेते हैं तो बहुत आइडिया आपको आ जाता है कि किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सारा डिटेल जो डिस्कशन है, ये जो मैंने आपको अभी बताया, वो सारा यहाँ पर आपका इस पेपर में मेंशन है किस तरह से आपके क्वेश्चंस हैं। इंटरनल चॉइसेस आपको मिलती हैं, बट हम सीधे आते हैं सेक्शन पर, सेक्शन ए जो कि MCQ का सेक्शन है। तो हाउ टू स्टार्ट दिस, तो एक एक क्वेश्चन करके समझेंगे और उसके पीछे कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ पर रीजन है और कॉन्सेप्ट है उसको भी ठीक से समझ लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं। अ फंक्शन f r प्लस टू r वेयर r प्लस इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव r प्लस से r की तरफ फंक्शन है। यानी कोडोमेन में तो आपके पास सारे नंबर्स हैं रियल नंबर, बट आपके डोमेन में केवल पॉजिटिव नंबर्स हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स ही हैं। और फंक्शन है आपका f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 3। तो इस तरह का फंक्शन अगर ये r2r होता तो भी, और r प्लस टू r है तो भी, आपका अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर आप इधर लेंगे x की वैल्यू तो आपको एक यूनिक इमेज देगा। आपने 1 लिया तो 7 देगा, 2 लिया तो आपका, तो यानी अगर हम सिंपल समझ लें कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है, तो ये 4x1 प्लस 3, करना नहीं है आपको, मैं समझा रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट समझ लें। तो ये आपको यहाँ से x1 इक्वल्स टू x2 मिल जाएगा, यानी आपका ये 1 1 तो है, तो ये फंक्शन 1 1 तो होगा।
अब 1 1 वाला तो ये ऑप्शन भी है और ये भी है, ये तो हो नहीं सकता, नाइदर 1 1, बोथ 1 1 ऑन टू बट नॉट 1 1, ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ये और ये। अब ऑन टू है कि नहीं कैसे पता करेंगे? ऑन टू का सिंपल होता है कि ऑन टू में कोडोमेन और रेंज ये आपकी सेम होती, कोडोमेन और रेंज। अब इसमें देखिए, जब आप इस 4x+3 में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा, रेंज आपका पॉजिटिव ही होगा, आर पॉजिटिव ही होगा। जबकि कोडोमेन में आपके पास पूरा सेट है, यानी सब नेगेटिव पॉजिटिव सारे ही नंबर हैं, तो ये ऑन टू नहीं हो सकता, नॉट ऑन टू। ऑन टू नहीं है लेकिन 1 1 है, तो 1 1 बट नॉट ऑन टू ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको देख करके ही पता लग जाता है कि ये पॉजिटिव नंबर है और ये फंक्शन भी इस तरह का है, तो आपको रेंज में सारे पॉजिटिव नंबर ही देगा। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ मैट्रिक्स हैज 36 एलिमेंट, तो यानी उस मैट्रिक्स में 36 एलिमेंट है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं? ऑर्डर मतलब रोज और कॉलम्स का अगर आप देखें कितने होंगे, तो इसमें पॉसिबल ऑर्डर्स के लिए 1 इंटू 36 का एक ऑर्डर हो सकता है, 36 इंटू 1 का भी ऑर्डर हो सकता है, m इंटू n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसी से मिलते हैं, रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करके। 2 से देखें तो आप 18 जा हो सकता है 36, या फिर 18 इंटू 2 भी हो सकता है। 3 से देखें तो 3 इंटू 12 हो सकता है, और 12 इंटू 3 हो सकता है। और 4 से देखें तो 4 9 जा 36 होता है, फिर 9 4 जा भी हो सकता है। 5 से होता नहीं 36 डिवाइड, तो 5 आएगा नहीं। 6 से आ सकता है, तो 6 इंटू 6 एक ही होगा। 7 8 9 तो ऑलरेडी आ चुका है, बाकी सब आ चुके हैं नंबर, क्योंकि 12 ले चुके, 18 ले चुके सारे, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 जो है वो ऑर्डर्स बन सकते हैं। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आपको पता लगाना है। m इंटू n जो है वो ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिक्स का, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू दिस। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट ट्रू है इस फंक्शन के लिए, ये आपको पूछा है। दिया है x² + 3 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, एंड 1 दिया है जब x इक्वल टू 0 है। अब हमें यहाँ पे ऑप्शंस पहले पढ़ लेने चाहिए। fx इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू r, ये तो होगा नहीं किसी भी तरह से, क्योंकि LHL RHL पे आपका ये है, 0 पे आपका ये f0 की वैल्यू अलग है। कंटिन्यूस होने के लिए क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, तो f दैट वैल्यू, यानी जैसे इस केस में f0, तो f0 पे ये ऐसा मिलेगा नहीं आपको, तो ये इस तरह का नॉट कंटिन्यूस का केस, यानी इस वाले पे तो होना नहीं है। तो यानी 0 ऑल रियल नंबर्स पे तो ये होगा नहीं, क्योंकि 0 पे दिक्कत है 0 के लिए। fx इज कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस है ये भी नहीं होगा, तो कंटिन्यूस होना भी इसमें दिखता नहीं है। कहाँ पर? x0 पर दिक्कत है यहाँ पे, तो इसलिए कंटिन्यूस भी नहीं होगा। तीसरा हम देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, fx इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r-0। अगर हम 0 को हटा दें, देखो डी ऑप्शन तो वैसे भी इसमें इग्नोर कर सकते हैं आप, डिसकंटिन्यूस एट इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब आप इस पर देखिए, ये तीसरा ऑप्शन है वही लगता है। अगर 0 को आप हटा दें, जिसमें कि आपको अलग से भी 0 की वैल्यू दे रखी है, x0 होता है तो फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है, तो अगर 0 हटा दे तो बाकी सारे केसेस के लिए आपका जो फंक्शन है वो आपका x² + 3 ही है, बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए, बाकी सारी रियल वैल्यूज़ के लिए। तो और चूंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है x² + 3, तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर आपका सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो इस पार्ट में आपको लग रहा है कि बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है कि इसका सी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन वो है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, r-0। अगर हम इस 0 को हटा दें तो फिर ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन बच जाता है, जो कि कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। इसके बाद आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। अब ये यहाँ पर देखिए सिंपल सी डेफिनेशन आ रही है, एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल हमेशा ओपन इंटरवल में होता है। देन जब कोई फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, तो फिर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब होगा जब एफ डैश एक्स जो है, यानी उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, वो ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ये डेफिनेशन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन ही है। अगर आपने पढ़ा हुआ डेफिनेशन को तो बड़ी आसानी से आप इस आंसर को दे सकते हैं, यानी इसमें बी ऑप्शन आपको करेक्ट मिलने वाला है। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अगर डिक्रीजिंग होता तो ये लेस देन जीरो हो जाता, बाकी सब कुछ यही रहता। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब हम बात करते हैं तो ओपन इंटरवल में ही बात करते हैं। तो ये आपका ये हो गया। तो ये क्वेश्चन सिंपल डेफिनेशन दे दी है उसने आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इफ एक्स प्लस वाई टू 5, ये दो मैट्रिसेस आपकी इक्वल हैं तो वैल्यू ऑफ ये क्या होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ से आपका सिंपल है, जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं। तो एक्स प्लस वाई यहाँ पे आपको 6 मिलेगा और एक्स वाई की जो वैल्यू है वो आपको 8 मिलेगी, इज इक्वल टू 8। अब आप उसकी वैल्यू निकालने का तरीका सिंपल है, आप डिवाइड कर लें, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई कर लें इज इक्वल टू 6 अपॉन 8 लिख लें। अलग अलग कर लें, एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6 अपॉन 8। यहाँ आप देखेंगे तो एक्स कट गया, यहाँ y कट गया, तो बचा 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6 अपॉन 8। तो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए 24, तो 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 24 अपॉन वाई 24 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 24 इंटू 6 अपॉन 8। 8 3 जा 6 3 जा 18, 18 इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से आप आसानी से यहाँ कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। आप एक्स वाई की वैल्यू निकालने ढूंढने जाएंगे तो उसमें बहुत उलझ जाएंगे। निकाल सकते हैं, कर सकते हैं उस तरह से भी, बट ये सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो इस तरह से इसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दे दिया। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये भी प्रॉपर्टी से सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो अगर ये 0 टू ए होता तो ए माइनस एक्स करते। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ये तो आपको देख करके ही पता चल रहा है। तो ये अगर आपने प्रॉपर्टी सारी पढ़ी हुई हैं तो ये हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर ए टू बी कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। इसी से हमारी वो प्रॉपर्टी बनी हुई है 0 टू ए वाली। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, 0 टू ए एफ 0 प्लस ए माइनस एक्स, यानी एफ ए माइनस एक्स लिखने की बात जो करते हैं वो हम इसीलिए करते हैं, इसी प्रॉपर्टी का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ये आपका सीधा प्रॉपर्टी है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स ए कैप एंड बी कैप एंड साइन थीटा इज दिस। ए डॉट बी, तो ए कैप डॉट बी कैप, तो डॉट बी का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाइए। तो होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। तो ये दोनों तो 1 है और इंटू कॉस थीटा, यानी कुल मिला के कॉस थीटा है। तो अब आपके पास साइन थीटा तो पहले से है। साइन थीटा अगर 3/5 है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल दें 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा आपके पास है 3/5, तो 9 अपॉन 25, दैट इज रूट 25 9 16, 16 अपॉन 25, दैट इज प्लस माइनस 4 अपॉन 5। तो ये प्लस माइनस 4 अपॉन 5 ये क्विकली करना है क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, सॉल्यूशन कहीं दिखाना नहीं है। तो प्लस माइनस 4 अपॉन 5 सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपका 7th क्वेश्चन इस तरह से समझना है आपने। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कब होता है, जब आपके पास इक्वेशन होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ऐसी कोई इक्वेशन है तो उसमें आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में। तो क्या बनेगी, इसको हटाना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स प्लस
x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस ए एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये a है और ये b है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस इक्वेशन का क्या होता है, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होता है e की पावर p dx इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, e की पावर इंटीग्रेशन p मतलब x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसको आपको क्विकली करना पड़ेगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं एमसीक्यूज में जो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, कुछ आपके डायरेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप ले लेंगे t, इससे आपको मिलेगा माइनस 2x dx इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से आपका x dx हो जाएगा माइनस 1/2 dt। तो क्योंकि x dx हटाना है आपने, तो x dx आपने हटा दिया जो कि ये हो गया। तो अब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनता है, e की पावर माइनस 1/2 तो बाहर कर देते हैं, ये है इंटीग्रेशन। अब 1 अपॉन टी डी टी हो गया ये, तो ये तो log t हो गया। तो e की पावर माइनस 1/2 log t ये आ गया आपके पास। अब e की पावर log x होता है, ये हमें पता है, log x अगर होता तो ये x हो जाता, लेकिन ये माइनस 1/2 तो इसको पावर में डाल देते हैं। e की पावर log t की पावर हम लिख देंगे माइनस 1/2 क्योंकि यही चीज़ बाहर आती है log में। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, e की पावर log x टाइप हो गया ये, तो ये log x टाइप हो गया, तो x ये पूरा ही है, तो ये x आ गया। x का मतलब ये आ गया हमारे पास t की पावर माइनस 1/2 जो कि है 1 अपॉन रूट टी, यानी 1 अपॉन स्क्वायर रूट टी। क्या लिया था हमने, ये लिया था t, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो गया। इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको थोड़ा सा क्विकली सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर दिस दिस दिस, द वैल्यू ऑफ के। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप क्वेश्चन पेपर कोई भी कर रहे हो लेकिन आपके कॉन्सेप्ट सारे वही रहेंगे, ये आपको पता है। इज इक्वल टू 1 होता है, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइंस ही होते हैं, उनका स्क्वायर करें सम करें तो 1 होता है, ये हमें मालूम है। तो ये सारी वैल्यूज हमें दे रखी हैं, √3 के, ये भी √3 के और ये भी √3 के का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, 3k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 है। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन 3। देखिए ढूंढिए कहाँ है ऑप्शन, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर आपको डी ऑप्शन मिल गया। इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो कॉन्सेप्ट भी आपको ठीक से समझना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन। किसका ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का, नो। क्वाड्रेटिक फंक्शन का, नो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, नो। केवल लीनियर फंक्शन का हम करते हैं। तो ये आपका सिंपल आंसर देना है, बी ऑप्शन, लीनियर फंक्शन का ही हम यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद ही हमें वो सॉल्यूशन मिलता है। तो ये बहुत सिंपल सा था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये देखिए, ये एक और अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ए बाई बी इज इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए नॉट बी। ये दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इक्वल हैं ऐसा बोल रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये पूछ रहा है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। जब ये नॉट कहा जाता है तो इसको हम 1 माइनस पी ए बाई बी लिख सकते हैं। यहाँ तो पी ए बाई बी ही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड। इसको शिफ्ट करिए इधर तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस पी ए बाई बी, क्योंकि दोनों सेम ही वैल्यूज हैं तो ऐड हो जाएगी, इज इक्वल टू 1। तो पी ए अपॉन बी यानी पी ए बाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी 1/2। अब पी ए बाई बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन उसी की प्रोबेबिलिटी जो नीचे है, जो हो चुका है इवेंट, तो पी बी इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू मिलेगा 1/2 पी बी। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन, तो P इंटरसेक्शन B 1/2 PB यही है। देखिए बाकी कोई ऑप्शन हमारा है नहीं, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपको समझ में आना है यहाँ पे कैसे आप इसे करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें सिखाई, एक ये और एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13। ये और सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसमें आप टाइम कैसे बचा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, तो मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें आप टाइम कैसे बचाएंगे? ये सिंपल आइडेंटिटी है दोनों। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की है, क्योंकि प्लस है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की है, यानी एक्स क्यूब माइनस 1 ये है, माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 ये है। ये प्लस की है, यहाँ पे प्लस है, और ये माइनस की है। तो अब जब खोलेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, ये कट गए, 1 प्लस 1 2, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट अगर आप आइडेंटिटी जानते हैं तो बड़ी आसानी से टाइम बचा सकते हैं आप इस क्वेश्चन में अपना। ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। आइए 13 क्वेश्चन देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर अलग से लिखा होगा। तो पहले तो साइन का जैसे होता है वैसे होगा, यानी कॉस एक्स स्क्वायर होता है साइन का, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर का होगा 2x। अब लेकिन x की वैल्यू डालनी है, तो x की वैल्यू डाल दो इसमें। तो कॉस एक्स स्क्वायर मतलब रूट पाई का स्क्वायर, और 2 इंटू रूट पाई, तो रूट पाई का स्क्वायर पाई हो गया, तो ये कॉस पाई इंटू 2 रूट पाई ऐसा आया। तो कॉस पाई होता है -1, तो -2 रूट पाई आपका आंसर होना चाहिए। कहाँ है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको सिंपल क्वेश्चन मिला हुआ है, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है, तो 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो ऑर्डर तो 2 है, और उसी की डिग्री देखनी होती है। तो इसकी डिग्री हमारे पास, इसकी पावर जो है 1 है, तो 2 1, तो ऑर्डर एंड डिग्री जो है 2, 1 कहाँ है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये सिंपल सा आपका सॉल्यूशन इसका होना है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द वेक्टर विद, अब ये थोड़ा क्वेश्चन अगर ठीक से पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। द वेक्टर विद टर्मिनल पॉइंट, जहाँ पे एंड हो रहा है वेक्टर का, वो टर्मिनल पॉइंट है। मतलब ये आपका अगर इस तरह से है, तो टर्मिनल पॉइंट उसका ए है, यानी यहाँ पे ए है, और इनिशियल पॉइंट जहाँ से शुरू हो रहा है वो बी है। तो उस वेक्टर को हमें लिखना है कि कौन सा वेक्टर है। तो ये बी ए वेक्टर है एक्चुअली। तो बी ए वेक्टर का मतलब होता है ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में अगर आप लिखेंगे, तो बी ए मतलब बाद वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करना है, तो माइनस करते हैं। तो ए से बी को माइनस करना है, तो 2 से आप 3 को माइनस करेंगे, तो -1 आई कैप, फिर -3 से -4 को करेंगे, तो -3 -4 यानी +j कैप, और फिर 5 से 7 को करेंगे तो -2k कैप। तो ये एक्चुअली बना -i कैप +j कैप -2k कैप। ऐसा ये वेक्टर बनना चाहिए। देख लेते कहाँ है, -i +j -2k। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं। तो टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट आपको समझना है क्या है। 16, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी ए बी सी फ्रॉम वाई एक्सिस। ये सिंपल क्वेश्चन होता है, जिस एक्सिस से भी आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो आपका नहीं आएगा, बाकी डिस्टेंस फॉर्मूले में बाकी दोनों 0 0 हो जाएंगे। तो आप सिंपल यहाँ पे इस डिस्टेंस को जब निकालेंगे तो ये होगी रूट बी वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, बी की डिस्टेंस ये नहीं आएगा पॉइंट, क्योंकि वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस आप निकाल रहे हैं तो बी माइनस बी वो 0 हो जाएगा, बाकी दो 0 होते हैं। मतलब ये 0, b, 0 से निकाल रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आप इस डिस्टेंस को। तो ये बीच वाला 0 हो जाएगा, तो बचेगा a² + c²। अगर यही x एक्सिस से पूछा तो a वाला 0 हो जाएगा, बाकी दो आएंगे b² + c²। c से z एक्सिस से निकाल रहे हैं तो a² + b² आएगा, c² नहीं आएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये यहाँ पे समझना है, सिंपल सा इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17, द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कंस्ट्रेंट्स। अब ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, सिंपल सा है क्वेश्चन तो, बट फिर भी इसको थोड़ा सा देखना चाहिए कैसे आप इसको आंसर दे पाएंगे। तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको बना देता हूँ। तो ये हमारे पास इसका ये हो गया। तो इसमें हमें पास ये x > 0 y > 0 समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर है और इसके इधर है। बट ये वाला हम प्लॉट कर लेते हैं, क्या है, x + y = 4। इस लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। तो प्लॉट कैसे करते हैं, सिंपल तरीका मैंने बताया हुआ है।
x लिखिए, y लिखिए, यहाँ पे 0 करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 0 करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो 4,0 कोई एक पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है, एक पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है, और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी लाइन बन जाएगी, ये वाली x + y 4। अब आपको शेड करना है रीजन पता करना है कि कौन सा रीजन होगा। तो अब आप यहाँ पे जो इस इनइक्वालिटी में, ये वाली में 0 + 0 करके देखिए इज ग्रेटर देन 4, तो ये तो फॉल्स है, ठीक है, यानी 0 4 से बड़ा कहाँ है, तो यानी फॉल्स है, तो ओरिजिन इंक्लूड नहीं है, तो सॉल्यूशन इसके बाहर है, ऐसे। तो इसका जो बाउंड्री रीजन है वो बाहर बनने वाला है, यानी शेडेड रीजन बाहर बनने वाला है। इसका मतलब अब आपको कॉर्नर पॉइंट एक और एक दो ही मिलेंगे, तो कॉर्नर पॉइंट्स 2 हैं, सी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि यही रीजन आपका बाउंड होने वाला है इस तरह से, ऐसे। अनबाउंडेड रीजन है, मतलब शेडेड रीजन अनबाउंडेड है, यानी 2 ही पॉइंट आपके कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे। ये आपका इस तरह से सॉल्व हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 18th क्या कह रहा है, ए एंड बी आर टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो ए और बी जो है सेम ऑर्डर की नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, और सच दैट a + b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि a + b का जो होल स्क्वायर है वो a स्क्वायर + b स्क्वायर आ रहा है, तो इसमें से क्या ट्रू होना चाहिए। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, a + b और a + b का प्रोडक्ट देखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का केस है। तो जब a को a से मल्टीप्लाई किया, चलिए a स्क्वायर हो गया, a को b से किया तो +ab हो गया, फिर b को a से किया तो ba हो गया, और प्लस b से b को किया तो b स्क्वायर हो गया। अब मैट्रिसेस में ab और ba जो है वो, ये देखिए नॉर्मली सेम होते नहीं है, बट इस केस में आपका चूंकि रिजल्ट में a स्क्वायर और b स्क्वायर ही आ रहा है, ये दोनों चीज़ें गायब हो गई हैं, तो मतलब ab + ba इज इक्वल टू 0 आ रहा होगा। इसका मतलब ab जो है वो -ba या ba जो है वो -ab के बराबर होगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया इस तरह से, ठीक है। नॉन जीरो है तो प्रोडक्ट तो जीरो आना है नहीं, तो यहाँ पे ये आपका इस तरह से यही ऑप्शन इसका बनता है, बी ऑप्शन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें हमारे पास असर्शन रीजनिंग बेस्ड होंगे। असर्शन रीजनिंग में बिल्कुल फिक्स चीज़ें हैं, अगर आपके दोनों ही चीज़ें असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो ये फर्स्ट ऑप्शन देंगे। दोनों करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा रीजन आपका, तो बी देंगे। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है तो सी देंगे। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है तो डी ऑप्शन देंगे। तो फिक्स है ऑप्शंस। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला पार्ट देखते हैं, तो 19 क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हमारा है पहला, फॉर मैट्रिक्स ए, ये आपकी एक मैट्रिक्स है, थीटा आपका 0 से 2π के बीच का एंगल है। कह रहा है कि जो डिटर्मिनेंट है वो 2 और 4 का एक क्लोज इंटरवल में आएगा। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन को, क्योंकि एकदम से आप ऐसे नहीं बता पाएंगे। देखो कॉस थीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 और 2π के बीच में, तो 0 और 2π के बीच में कॉस थीटा 0 अगर देखें, कॉस 0 अगर मैं देखूं तो कॉस 0 तो है आपका 1, कॉस π/2 यानी 90 पे है 0, और कॉस पाई पे है आपका ये -1, और उसके बाद वापस फिर 270 पे 0 और फिर 2π पे 1। तो 2 ही चीज़ें मिलने वाली हैं, एक वैल्यू मिलने वाली है 1, -1 और 0, 3 वैल्यू मिलने वाली है। तो हम जरा जल्दी से क्विकली हम देखेंगे कि अगर हमारा कॉस 0 रहा यानी पहला वाला रहा, तो ये सारे वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी। देखो ये 1 हो जाएगा, कॉस 0 1 है तो 1 1 1, -1 1 1 क्योंकि कॉस 0 ले रहे हैं, -1 -1 और 1। तो इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं क्विकली करके कितना आता है। तो 1 इंटू ये छोड़ा आपने, ये छोड़ा, तो 1 1 जा 1 + 1 ये 2 आ रहा है, फिर -1 होगा, प्लस माइनस प्लस, तो -1 लिया, ये छोड़ना है कॉलम और ये छोड़ना है, तो -1 और 1, तो ये -1 है, और ये माइनस माइनस +1 है, तो ये बीच का ख़त्म हो जाएगा हमारा। +1 तीसरा देखते हैं, ये और ये, तो -1 -1 1 और +1, ये 1 + 1 है, तो ये हमारा 2 प्लस बीच का 0 हो गया, 2 + 2 4 आ रही है, एक वैल्यू तो हमारी 4 आ रही है। अब हम देखते हैं π/2 पे क्या होगा। अगर π/2 हुआ, π/2 मतलब 0, तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट आपका 1 0 1 0 1 0,
क्योंकि 90 पे 0 है, और -1 0 1, इसकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी आती है। इसको भी एक्सपेंड करके देखते हैं। तो 1, ये 1 1 जा 1, बाकी 0 है, बीच का तो आना ही नहीं है, +1, ये आपका ये कॉलम ये रो छोड़ दिया, तो ये 0 +1, ये भी 1 आ रहा है, तो ये 1 + 1 2 आ रहा है। तो हमें दो वैल्यू मिल गई हैं 2 और 4। अब देखते हैं कोई तीसरी वैल्यू होने का वैसे कोई चांस लगता नहीं है, लेकिन आप चाहें तो हम -1 पे भी देख सकते हैं। तो एक वैल्यू -1 पे देखते हैं। तो -1 अगर आप डालेंगे इसमें, तो ये यानी कॉस अगर पाई डालेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो 1 -1 1 ये आएगा, और ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -1 है, ये 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये 1 -1, तो ये आपका है 1, ऐसे देखिए 1 1 जा 1 +1 2, ये तो 1 2 हो गया। फिर +1 है, ये आपने सेकंड कॉलम सेकंड रो लिया, 1 -1, ये बीच का 0 हो गया। फिर तीसरा लिया +1, तीसरा आपने रो और कॉलम लिया, तो 1 +1 ये 2, ये फिर से 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, असर्शन तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू है हमारा, ये पता चल रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है फॉर ऑल, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देख लिया -1 और 1 के बीच में ही ये वैल्यू रहने वाली है। तो कॉस थीटा -1 से 1 रहता है, और थीटा 0 से 2π जब भी जाएगा तो ये इतना ही रहेगा। तो ये भी आपका ट्रू ही है, तो ये इसका तो ऑप्शन ए ही होना चाहिए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हमने इसे सिंप्लीफाई करके देखा है। तो ये आपका इस तरह से इसका आंसर देना है आपने। तो इसमें थोड़ा सा काम था, तो ये आपने देख लिया। सेकंड देखते हैं, अ लाइन इन स्पेस कैन नॉट बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू x, y एंड z साइमल्टेनियसली। तीनों के साथ परपेंडिकुलर कोई लाइन नहीं हो सकती, ऐसा कह रहा है। और रीजन क्या दे रहा है, फॉर एनी लाइन मेकिंग एंगल अल्फा बीटा गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, y एंड z एक्सिस। तो ये कंडीशन दे रखी है। तो ये बहुत सिंपल सा है, इसको समझना। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है, ये हमें मालूम है, कोसाइंस का ये है। अब ये अल्फा बीटा गामा जो है वो लाइन के एंगल्स हैं जो कि तीनों एक्सिस के साथ बन रहे हैं। अब ये कह रहा है कि अगर परपेंडिकुलर हो जाए, थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि सब परपेंडिकुलर हो गए, तो ये कॉस स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90, ये सब 90 90 हो जाएंगे। तो क्या 1 आएगा, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तब तो 1 आता नहीं। तो इसी से ये बात प्रूफ हो जाती है कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि एक लाइन एक ही टाइम पे तीनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, और उसका रीजन भी ये बिल्कुल सही है। तो इसी से हमने ये समझा है इसको। तो ये भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका भी ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट है। इस तरह से आपका ये पूरा एक सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया हमारा इस पेपर का। तो आज की वीडियो में हम इसी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सेक्शन बी और सी एक साथ डिस्कस कर लें, जिसमें हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के। तो उनको हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।